इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आज डे 55 है और अब तक की वीडियोस में बहुत से डाउट्स आपके मन में आए हैं। आज के इस वीडियो में बहुत से कॉमन डाउट्स को हम क्लियर करने वाले हैं, फिर इस कोर्स में हम आगे बढ़ेंगे। आपके सामने यहां पर 4 सेंटेंस हैं। मैं घर जा रहा हूं, मैं उसके घर जा रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं रवि के स्कूल जा रहा हूं। हर सेंटेंस के आपके सामने दो दो विकल्प हैं। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग होम, या आई एम गोइंग टू होम। मैं उसके घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग हिज होम, या फिर आई एम गोइंग टू हिज होम। कौन सा ऑप्शन दोनों में से सही है ये पहचानना है आपको। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग स्कूल, या फिर आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं रवि के स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग रवि स्कूल, या फिर आई एम गोइंग टू रवि स्कूल। आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान से सोचिए कि इन सेंटेंसेस के कौन कौन से विकल्प बिल्कुल सही हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। जब भी, हमेशा याद रखिए, जब भी कहीं सेंटेंस में होम आ गया, चाहे आप जा रहे हैं चाहे आप घर आ रहे हैं, होम आ गया, होम से पहले गोइंग के बाद आपको टू का यूज नहीं करना है। ठीक है, सेंटेंस सही क्या है? आई एम गोइंग होम। अब आप सोचेंगे कि क्या इसका कोई रूल है? ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, अपवाद हैं, लेकिन इसी तरह से इंग्लिश बोली जाती है। मैं उसके घर जा रहा हूं। अब जब हम कहते हैं मैं उसके घर जा रहा हूं, मेरे घर आ रहा है कोई, या उसके घर, राहुल के घर, रवि के घर, ऐसे में आपको हमेशा टू का यूज करना है, क्योंकि होम से पहले हिज, माय, देयर, आर, योर ये प्रोनाउन आ गए तो समझ जाइए कि आपको टू का यूज करना है। तो यहां पर सही विकल्प ये होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। मैं उसके घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हिज होम। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि केवल होम के साथ ऐसा होता है और किसी के साथ नहीं होता है जनरली, और कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। इस तरह से आप नहीं बोलेंगे, हमेशा टू का यूज करिए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। मैं पार्क जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू पार्क। मैं ऑफिस जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू द ऑफिस। लेकिन सिर्फ होम के केस में आई एम गोइंग होम। मैं रवि के स्कूल जा रहा हूं, यहां पर भी टू का यूज किया जाएगा, आई एम गोइंग टू रविज स्कूल। तो सेकेंड ऑप्शन इन तीनों सेंटेंसेस में सही है। केवल इस सेंटेंस में हमेशा याद रखिएगा, होम से पहले आपको टू का यूज नहीं करना है। और जैसा मैंने आपसे कहा, गोइंग, जा रहा हूं, जाने की बात हो चाहे आने की बात। अब देखिए इस स्लाइड में सभी सेंटेंसेस में जाने के बजाय मैंने कह दिया आना। मैं उसके घर आ रहा हूं, मैं स्कूल आ रहा हूं, मैं रवि के स्कूल आ रहा हूं। यहां पर भी होम से पहले टू का यूज नहीं होगा, यह ऑप्शन सही है। तो मैंने कहा आना या जाने के केस में होम से पहले टू कभी भी नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर होम से पहले कोई प्रोनाउन लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं कह रहा हूं मैं उसके घर आ रहा हूं, तो उसके घर के लिए हिज होम, या कोई लड़की है तो हर होम, ऐसे में टू का यूज करना जरूरी है, तो ये ऑप्शन गलत है। और सेम वे में यहां तो हमेशा ही आपको पता है, आ रहा हूं चाहे जा रहा हूं, टू का यूज आप हमेशा करते हैं जिस भी जगह आप जा रहे हैं या जिस भी जगह आप आ रहे हैं। तो एक डाउट तो ये था, ये आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट डाउट पे मूव करते हैं। बहुत से स्टूडेंट को ये बड़ा कॉमन डाउट है। आप दो तरह के सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है। आपको किसी को ये बात कहनी है, या फिर आपको ये बात कहनी है, मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है, तो आपका आंसर हो सकता है कि अच्छा ऐसा है, तो उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, मच्छर अंदर आ रहे हैं क्योंकि खिड़की टूटी हुई है। लेकिन जब मैं आपसे कहता हूं मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं किसने तोड़ा, यानी आप किसी व्यक्ति पर आरोप लगा रहे हैं कि किसी ने तोड़ी है आपके घर की खिड़की। तो दोनों सेंटेंसेस को बोलने का तरीका भी इंग्लिश में डिफरेंट होता है। अब आपको पहचानना यह है, आपके सामने 4 ऑप्शन है। आपको यह पहचानना है कि इस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाएगा, सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है, और इस सेंटेंस को किस तरह से बोला जाएगा। आप सोचने के लिए थोड़ा टाइम लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सोचिए और फिर बताइए।
सबसे पहले तो आप सेंटेंस को पहचानिए कि किस तरह का सेंटेंस है, और पढ़ाया मैंने आपको ये भी है और वो भी है। टूटी हुई, टूटा हुआ, सोया हुआ, बैठा हुआ, मुड़ा हुआ, जैसे पेंसिल मुड़ी हुई है, मसाले पिसे हुए हैं। ऐसे केसेस में ये सेंटेंस कैसा है भी आ रहा है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है। ये बात मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो में बताई है, और इस तरह के बहुत से सेंटेंसेस आपको बताए थे। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस तरह के सेंटेंसेस में जब हम कहते हैं कि टूटा हुआ, पिसा हुआ, मुड़ा हुआ, ऐसे में हमेशा जो भी क्रिया है, वर्ब है, तोड़ने को ब्रेक कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ठीक है। और प्रेजेंट का सेंटेंस है, इज एम आर का यूज होता है। यहां पर मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन, इज का यूज होगा। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं इसको देख करके पहले सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करूं, तो इज का यूज यहां पर हो रहा है, इज का यूज यहां पर हो रहा है। द विंडो ऑफ माई हाउस इज ब्रोकन, या फिर माई हाउसेज विंडो इज ब्रोकन। या तो ये विकल्प सही होगा इस सेंटेंस को बोलने के लिए, या फिर ये सही होगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में कौन सा कब बोला जाएगा। पहले अब जरा इस सेंटेंस पे आ जाते हैं। मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है। इस सेंटेंस को देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, तोड़ी किसने, नहीं बताया गया। मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है किसी के द्वारा। ये किसी के द्वारा, ये वाला सेंस आ रहा है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको पैसिव वॉइस के वीडियो में बताया था। और किस टेंस में है ये? गई है, तोड़ा गया है, किसी काम को किया गया है। तो आया है, गया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में या तो हैज बीन का यूज होता है या हैव बीन का यूज होता है। मेरे घर की खिड़की एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज बीन का यूज होगा। यहां पर भी हैज बीन है, यहां पर भी हैज बीन है। द विंडो ऑफ माई हाउस हैज बीन ब्रोकन, या फिर माई हाउसेज विंडो हैज बीन ब्रोकन। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको पहचानना है। दोनों में से कोई भी सही हो सकता है, लेकिन आप चाहें तो थोड़ा सा रुक करके वीडियो को पॉज करके सोचिए, समझिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। इस सेंटेंस को बोलने का तरीका यह भी हो सकता है और यह भी हो सकता है। माई हाउसेज विंडो मतलब द विंडो ऑफ माई हाउस। सेम वे में इन दोनों में से किसी भी तरीके से आप उस सेंटेंस को बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में फर्क हो सकता है। फर्क कैसा फर्क हो सकता है, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, मान लीजिए मुझे किसी को कहना है मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है, दरवाजा नहीं टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है, तो मैं खिड़की पे जोर दे रहा हूं। तो ऐसे केस में मैं क्या बोलूंगा, क्योंकि मैं खिड़की पे जोर दे रहा हूं, तो पहले मैं विंडो के बारे में बताऊंगा। क्या कहूंगा? द विंडो ऑफ माई हाउस इज ब्रोकन, नॉट द डोर, दरवाजा नहीं, द विंडो ऑफ माई हाउस इज ब्रोकन। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा एक दोस्त मुझे फोन करता है, कहता है कि आपके मोहल्ले में कारपेंटर की जरूरत है, मुझे पता लगा किसी के घर की खिड़की टूटी हुई है, तो मैं क्या कह सकता हूं? नहीं, किसी और की नहीं, मेरे घर की खिड़की टूटी हुई है। तो वहां पर मेरा फोकस किस बात पे ज्यादा है कि मेरे घर की खिड़की, किसी और के घर की नहीं। तो ऐसे में घर पे ज्यादा फोकस है, तब सेंटेंस को मैं कैसे बोलूंगा? इस तरह से, माई हाउसेज विंडो इज ब्रोकन। तो ऐसे में इस तरह से बोलना ज्यादा बेहतर विकल्प है। हालांकि अगर ये सेंटेंस कहीं पे लिखा हुआ आए तो मैं इन दोनों तरीके से किसी भी तरीके से बना सकता हूं, गलत तो तब भी नहीं है। और इस केस में भी ऐसा ही, अगर मैं ये कहता हूं मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, दरवाजा नहीं तोड़ा गया है, मतलब मेरा फोकस खिड़की पे ज्यादा है, ऐसे में मैं कहूंगा द विंडो ऑफ माई हाउस हैज बीन ब्रोकन। और अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी और के घर की नहीं बल्कि मेरे घर की खिड़की तोड़ी गई है, तो मेरा फोकस मेरे घर पे है, तब मैं क्या कहूंगा? माई हाउसेज विंडो हैज बीन ब्रोकन। तो ये बेसिक सा फर्क है। हालांकि सेंटेंस लिखे हुए में आएगा तो किसी भी तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज में आप हिंदी में जोर देके बोलते हैं जिस चीज पे, उसी चीज पे इंग्लिश में भी आपको स्ट्रेस देना होता है। अब देखिए, यहां पर दो सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, लगभग एक जैसे सेंटेंस हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस में डाउट होता है। ये सेंटेंस क्या लिखा है? वो भी संडे को आएगा। इस सेंटेंस को देख करके या सुन करके आपके मन में क्या बात आ रही है?
कि रवि आएगा, राहुल आएगा, सलीम आएगा, मुजीब आएगा, लेकिन वो भी आएगा। तो उस व्यक्ति पे फोकस है कि वो भी आएगा, वो व्यक्ति। लेकिन जब मैं कहता हूं वो संडे को भी आएगा, तो देखिए व्यक्ति तो वही है, लेकिन वो मंडे को आ रहा है, ट्यूसडे को भी आना है उसको, वेंसडे को भी आना है, लेकिन संडे को भी आएगा वो। तो डे पे फोकस है। व्यक्ति तो वही है लेकिन डे पे फोकस है, जबकि यहां पर डे वही है लेकिन व्यक्ति पे फोकस है कि वो भी आएगा। और तो आएंगे, वो भी आएगा। तो भले ही आपने कंजंक्शंस की वीडियो में ये देखा था कि भी के लिए ऑल्सो, टू, एज वेल, इवन, आइदर, इन सभी का यूज कर सकते हैं भी के सेंस में, ये आप जानते हैं। हालांकि एक बात, पहले ही एक चीज को हटा देते हैं। आप ये जानते हैं कि आइदर का यूज भी के सेंस में केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है और ये सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, इसलिए ये तरीका तो हो ही नहीं सकता। अब जरा सेंटेंस को देखिए, वो भी संडे को आएगा, ही विल ऑल्सो कम ऑन संडे। ये बेस्ट लग रहा है और ये बेस्ट है। जब हम कहते हैं ना ही विल कम ऑन संडे टू, तो उस डे को बता रहा है कि संडे को भी, तो है तो ये भी। लेकिन इस सेंस में, इस सेंटेंस के इस बात को कहने के अंदाज में फर्क है। जब मैं कहता हूं ही विल कम ऑन संडे टू, तो संडे टू का तो मतलब क्या बन रहा है कि वो संडे को भी आएगा। तो टू, एज वेल, इन दोनों के केस में इनका मतलब ये होता है, वो संडे को भी आएगा के लिए हम क्या कहेंगे, ही विल कम ऑन संडे टू या ही विल कम ऑन संडे एज वेल। तो यहां पर इस तरह से नहीं बोला जाएगा, इस सेंटेंस को ऐसे नहीं बोलेंगे, या तो ऐसे बोलेंगे या फिर ऐसे बोलेंगे, ठीक है। और इस सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे लेकिन ऐसे भी नहीं बोलेंगे और ऐसे भी नहीं बोलेंगे। अब आ जाते हैं इवन पे। आपने अक्सर लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना होगा, ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है आजकल। तो हिंदी बोलते बोलते भी लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश में इवन का यूज कर लेते हैं। कैसे कहते हैं, इवन वो भी आएगा, ऐसे बोलते हैं ना, इवन वो भी आएगा, ऐसे बोल ही देते हैं हिंदी में भी। तो इवन ही विल कम ऑन संडे, तो फोकस इवन का ही पे है, तो वो भी संडे को आएगा, इवन ही विल कम ऑन संडे। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इस तरह से इस सेंटेंस को बोला जाएगा। लेकिन इस तरह से कि वो संडे को भी आएगा, ऐसे में इवन ही विल कम ऑन संडे, ये सेंटेंस का तरीका इसके लिए फिट नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिस से आता है। हालांकि मैंने कोशिश तो की है समझाने की, हो सकता है आपको समझ में भी आ गया हो कि क्या मतलब बन रहा है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि जब जो उस काम को करेगा उस व्यक्ति पे फोकस है, ऐसे में ऑल्सो का यूज, और वो भी कहां पर किया जाता है, हमेशा जो भी सेंटेंस की मेन वर्ब है उससे तुरंत पहले या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद। और टू एज वेल का यूज तब किया जाता है जब ऑब्जेक्ट पे फोकस हो। फिर से आपके सामने दो सेंटेंस हैं, दोनों लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं। आपको किसने बताया और आपने किसे बताया, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स को इस तरह के सेंटेंसेस पे भी डाउट रहता है। इस सेंटेंस को देखिए, आपको किसने बताया, जिसने बताया वही तो सब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है। मान लीजिए मैं कह देता रवि ने बताया, आपको रवि ने बताया, तो सब्जेक्ट कौन होता, रवि। तो बताने का काम जो कर रहा है वही तो सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे में सेंटेंस को बनाने का तरीका क्या होता है, कौन से टेंस में सेंटेंस, आपको किसने बताया, आया, गया, रोया, सोया, बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जाता है तो रूल नंबर 5 के हिसाब से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, सबसे पहले पूछा गया है हु का यूज, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट और क्वेश्चन मार्क। यानी सेंटेंस को बनाने का सही तरीका यह है। यहां पर कहीं पे भी डिड का यूज करना, डिड, ये बिल्कुल गलत है। डिड का यूज आप करेंगे ही नहीं। ये बात मैंने टेंस में आपको बताई है। रूल नंबर 5 के हिसाब से बनाते हैं जब सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो। और हु टोल्ड यू, हुम टोल्ड यू क्यों नहीं, क्योंकि हुम का यूज सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए नहीं किया जाता बल्कि ऑब्जेक्ट के लिए किया जाता है, जो कि इस सेंटेंस में आप देखेंगे। देखिए, आपने किसे बताया,
बताने का काम किसने किया? आपने किया, तो सब्जेक्ट तो आप हैं, क्योंकि जो काम को करता है सब्जेक्ट तो वही होता है। तो आपने बताया, लेकिन किसे बताया ये नहीं बताया गया। जो है किसे, कौन है वो जिसे आपने बताया, वो तो ऑब्जेक्ट है। और आप, चूंकि बताने का काम आपने किया, तो आप क्या है? सब्जेक्ट है। तो जब भी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा गया हो सेंटेंस में, ऐसे में हु का यूज नहीं, हुम का यूज किया जाता है। तो हु वाले ऑप्शंस तो रिमूव कर दिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं यहां पर तो सब्जेक्ट बताया गया है और इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट था। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस तो था, लेकिन पूछा ही सब्जेक्ट के बारे में गया, इसलिए रूल नंबर 5 के हिसाब से बनाया। जबकि ये तो बिल्कुल सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल के हिसाब से बनाएंगे। क्या है रूल? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, उसके बाद डिड का यूज, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस में। तो इस रूल के हिसाब से जब हम सेंटेंस को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले WH फैमिली मेंबर, किसे के लिए? हुम। यहां पर भी हुम है, यहां पर भी है और यहां पर भी है। डिड, यहां पर तो डिड नहीं है, इस तरह से नहीं बना सकते, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है आप, यू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल। और ऑब्जेक्ट के बारे में तो पूछ ही रहे हैं, इसलिए कोई बाकी ऑब्जेक्टिव पार्ट तो है नहीं। हुम डिड यू टेल। तो इस सेंटेंस को अगर आपको बोलना है, आपने किसे बताया? हुम डिड यू टेल। आपने किसे पूछा? हुम डिड यू आस्क। आपने किसे कहा? हुम डिड यू से। इस तरह से बनेगा। और इस सेंटेंस को बनाने का तरीका ये बिल्कुल सही है। अब आपके सामने यहां पर 4 सेंटेंस हैं और मैंने चारों सेंटेंसेस लगभग एक जैसे लिए हैं। जहां पर क्या लिखा है? मे है। आपको सेंटेंसेस बोलने हैं, उसमें मे है आ रहा है। और बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जहां पर भी मे है आ गया, उसको वैसे ही बनाने लगते हैं जैसे सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में हम बनाते थे। जैसे कि ये सेंटेंस, इस ग्लास में पानी है, यानी इस ग्लास के अंदर पानी है। यही होता है ना सिंपल सेंटेंसेस कैटेगरी 2 के सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बताया। वहां पर आप हैज या हैव का यूज करते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है ना, सिंगुलर है, तो इसलिए हैज का यूज। दिस ग्लास हैज वाटर, बिल्कुल सही सेंटेंस है। या फिर मैंने आपको देयर के साथ भी बताया था कि सब्जेक्ट में देयर का यूज कर लीजिए और उसके बाद कहिए पानी है के लिए देयर इज वाटर। कहां है पानी? इस ग्लास में, इन दिस ग्लास। तो ये ऑप्शन भी सही है। और या फिर आप देयर का यूज सब्जेक्ट की जगह नहीं, सब्जेक्ट की तरह नहीं, बल्कि ऑब्जेक्ट की तरफ कर लीजिए। और जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, वाटर इज देयर इन दिस ग्लास। ये मैंने आपको सिखाया था सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में। तीनों तरीके से इस सेंटेंस को हम बना सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह का ये सेंटेंस भी है। इस क्लास में 3 बच्चे हैं, यानी इस क्लास के अंदर 3 बच्चे हैं। तो मे है का सेंस जब के अंदर का आता है, जैसे कि इस अलमीरा में कपड़े हैं, यानी इस अलमीरा के अंदर कपड़े हैं। या मेरे मोबाइल में गाने हैं, यानी मेरे मोबाइल के अंदर गाने हैं। तो के अंदर का जो सेंस आता है कि इस चीज के अंदर ये है, ऐसे में प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का हम यूज करते हैं। और तब कहते हैं इस क्लास में 3 बच्चे हैं, दिस क्लास हैज 3 स्टूडेंट्स। या फिर देयर का यूज कर लेते हैं एज अ सब्जेक्ट, देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चे हैं इस क्लास में, इन दिस क्लास। या फिर देयर का यूज आप एज एन ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है आपका 3 बच्चे, इसको आप सब्जेक्ट बना लेते हैं, 3 स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस क्लास। तो तीनों तरीके से इस सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। लेकिन ये जो सेंटेंस हैं दोनों, इनमें भी मे है आ रहा है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर इन सेंटेंसेस को फिर हम हैज हैव के साथ क्यों नहीं बना सकते? ऐसे क्यों नहीं बना सकते? योर ब्रदर हैज ऑफिस, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं। या फिर देयर का यूज कर लें, देयर इज ऑफिस इन योर ब्रदर, बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये है कि यहां पर सब्जेक्ट कौन है, पहले ये देखिए, आपका भाई। या यहां पर सब्जेक्ट कौन है? वो इस वक्त स्कूल में है, सब्जेक्ट है वो। तो आपके भाई के अंदर है क्या ऑफिस? आपका भाई ऑफिस में है, तो क्या आपके सब्जेक्ट के अंदर है क्या ऑफिस? नहीं। या फिर वो इस वक्त स्कूल में है, तो उसके अंदर है क्या स्कूल? नहीं। जबकि इनमें जो मे है इसका सेंस ही अलग है। इस ग्लास में पानी है, यानी इस ग्लास के अंदर पानी है, तो सब्जेक्ट के अंदर है पानी। या इस क्लास में 3 बच्चे हैं, तो सब्जेक्ट है ये क्लास, तो इस क्लास के अंदर हैं 3 बच्चे। तो जब सब्जेक्ट के अंदर हो, ऐसे में आपको प्रेजेंट की कैटेगरी 2 का यूज करना होता है। जबकि यहां पर बात कुछ और है। सब्जेक्ट है आपका भाई, ये तो सिंपल है, सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1। योर ब्रदर इज
इन द ऑफिस, इसे लिख देता हूं। और मैंने आपको यह भी बताया था सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के इस तरह के सेंटेंसेस में कि जब भी आप देखें ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब है और ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है। ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत अगर किसी प्रेपोजिशन से होती है तो ऐसे में आप यहां पर देयर का यूज कर सकते हैं। देयर का कोई मतलब नहीं है यहां पर, लेकिन फिर भी देयर का यूज इस तरह से किया जाता है बोलते वक्त। योर ब्रदर इज देयर इन द ऑफिस, आपने सुना भी होगा। ठीक इसी तरह से वो इस वक्त स्कूल में, ही इज, वो है स्कूल में, इन स्कूल इस वक्त, राइट नाउ। या फिर चूंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट की शुरुआत किससे हो रही है, देखिए इन से हो रही है, प्रेपोजिशन है, यहां पर देयर का यूज कर सकता हूं, ही इज देयर इन स्कूल राइट नाउ। तो आप ये फर्क समझिए कि हर बार जब मे है आया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेंटेंस को के अंदर के सेंस में लेकर के सिंपल सेंटेंस कैटेगरी 2 की तरह बना लें। अब जैसे कि ये सेंटेंस देखिए, उसके 2 भाई थे। मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की कैटेगरी 2 में बताया था कि जब भी हम कहते हैं कि उसके 2 भाई थे, 2 चाचा थे, बहनें थी, दोस्त थे, ऐसे केस में हम हैज हैव का यूज प्रेजेंट में या हैड का यूज पास्ट में करते हैं। पास्ट का सेंटेंस है, कैटेगरी 2 है, हैड का यूज करते हैं। ही हैड 2 ब्रदर्स। लेकिन फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन सेंटेंसेस को बनाने का एक तरीका देयर के साथ भी होता है, जहां पर हम कहते हैं 2 भाई थे, देयर वर 2 ब्रदर्स। अब किसके थे, उसके थे, तो ऑफ हिज आएगा या ऑफ हिम आएगा, इसको लेके भी कई स्टूडेंट्स को डाउट है। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि भले ही आपको ये लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है तो हिम आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर हमेशा पजेसिव प्रोनाउन आता है। अब पजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, मान लो कोई लड़की है जिसके 2 भाई थे, तो मैं कहता हूं उसके 2 भाई थे, कोई लड़की है वो, तो क्या आ जाएगा, हर्स। हर नहीं आएगा क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। या फिर मेरे 2 भाई थे, 2 ब्रदर्स ऑफ माइन, माय नहीं आएगा, तो माय नहीं आएगा, माय तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है, माइन आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है, अच्छा अब इस सेंटेंस पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस घर कौन जाता है, ये दोनों सेंटेंसेस को मैंने एक ही लॉजिक के साथ लिखा है। देखिए जब मुझे किसी को ये सेंटेंस कहना है कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, तो हो सकता है मेरे मन में ये बात हो कि कोई एक व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, या मेरे मन में ये बात हो सकती है कि एक से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट हैं और मैंने 10-10 लोगों को प्रोजेक्ट दे रखे हैं कि 10 लोग ये वाला करेंगे, 10 ये वाला, 10 ये वाला, 10 ये वाला, 10 ये वाला। ऐसे में मैं एक टीचर हूं, मैं पूछ रहा हूं ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, इसका मतलब जो जो उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। तो उस वक्त मेरे मन में ये बात हो सकती है कि एक से ज्यादा लोग उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तब जब मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूं तो बेहतर विकल्प इसके साथ नहीं है, तब मैं इस तरह से कह सकता हूं आर के साथ, हु आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, हु आर डूइंग। तो अगर मैं ये पूछता हूं तो मेरे मन में ये इंप्रेशन है कि एक से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर मैंने सभी लोगों को एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक एक प्रोजेक्ट सभी को, तब मैं पूछ रहा हूं कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, ये प्रोजेक्ट तो एक ही व्यक्ति है, ये मेरे को पहले से पता है। ऐसे में मेरा क्वेश्चन क्या होगा, हु इज डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि केवल सेंटेंस को लिखा हुआ देख करके ये कहना बहुत मुश्किल है कि बोलने वाला किस भाव के साथ, किस हिसाब से, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को पूछ रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, तो आइडियली तो अगर इस सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे और यही तरीका इसका बेस्ट है। और वैसे भी जब हिंदी में हमें यह पूछना होता है कि जब हमें पता होता है कि ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो शायद मैं ऐसे पूछूंगा ये प्रोजेक्ट कौन कौन कर रहा है, तो कौन कौन कर रहा है तब तो एक से ज्यादा है। तो जब कौन कौन लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है कौन कौन के लिए हम यूज करते हैं हु ऑल। ये बात मैंने WH फैमिली में आपको बताई है। तो एक से ज्यादा के लिए ये बेहतर विकल्प है। और अगर कोई एक का इंप्रेशन मेरे मन में है कि कोई एक ही व्यक्ति उठाएगा हाथ या एक ही व्यक्ति कर रहा होगा उस काम को, ऐसे में मैं इसका यूज कर सकता हूं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस सेंटेंस को बोलते वक्त
जरूरी है कि आप ऐसे ही बोलें, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा लोग कर रहे हैं तो हु ऑल के साथ आप बोलिए। ठीक इसी तरह से अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है कि इनमें से कोई एक है जो घर चला जाता है, और तब मैं पूछ रहा हूं मेरे को शिकायत मिली है घर कौन जाता है, तब तो मेरे मन में एक क्लियर इंप्रेशन है कि कोई एक व्यक्ति है। तो जब एक है, हु गोज होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर कौन सा लगेगा इसमें? 5 लगेगा। रूल नंबर 5 क्यों? क्योंकि कौन जाता है, जो जाता है वही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, जैसे पिछली स्लाइड में भी हुआ था, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो रूल नंबर 5, हु का यूज, हु गोज होम, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनता है रूल नंबर 5, भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। यह बात मैंने टेंस में बताई है। लेकिन अगर एक टीचर जब ये पूछ रहा है कि घर कौन जाता है, और अगर मैं पूछूं घर कौन कौन जाते हैं, मुझे पता है कि 2 4 5 लोग हैं जो घर चले जाते हैं, तो आइडियली सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा फिर बोलने का? हु ऑल गो होम। तो यहां पर गो लग गया, जबकि अगर मेरे दिमाग में यह है कि कोई एक व्यक्ति है तो मैं गोज कहूंगा, हु गोज होम। लेकिन एक से ज्यादा व्यक्तियों का इंप्रेशन है हु ऑल गो होम, इस तरह से मैं कह सकता हूं। तो गलत ये भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला है वो किस तरह से बोल रहा है। हाँ, लिखा हुआ इस तरह से सेंटेंस देखें तो सबसे बेस्ट है ये, इस तरह से सेंटेंस को बनाइए। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये राहुल का मोबाइल है, कौन सा सेंटेंस बेहतर है? दिस इज राहुल्स मोबाइल या दिस इज द मोबाइल ऑफ राहुल? दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, मैं आपसे कहता हूं, कहने के अंदाज के ऊपर है, लिखे हुए में तो ये ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से बोल लिए। लेकिन जब कहना है तो अगर आपने कहा ये रवि का मोबाइल है और मैं कहता हूं नहीं 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 ये राहुल का मोबाइल है, तो मेरा फोकस किस पे? राहुल पे, नहीं रवि का नहीं है, राहुल का है। तो पहले राहुल कहना ज्यादा बेहतर है, दिस इज राहुल्स मोबाइल। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि ये राहुल का लैपटॉप है, और मैं कहता हूं नहीं नहीं ये राहुल का लैपटॉप नहीं है, ये राहुल का मोबाइल है, मेरा फोकस मोबाइल पे ज्यादा है, तब ये कहना ज्यादा बेहतर है, दिस इज द मोबाइल ऑफ राहुल, मोबाइल ऑफ राहुल। तो थोड़ा सा फर्क है, इस फर्क को उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। और अब इस तरह के और भी डाउट्स अगर आपके मन में है, इस वीडियो के कमेंट्स में आप जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम उन्हें भी कवर करूं। फिलहाल आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।